नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। कोलकाता में अस्पताल में रात्रि में ड्यूटी के दौरान एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो जघन्यतम अपराध कुकृत्य किया गया है, उससे पूरा देश शर्मिंदा है। क्या अब हम व्यक्ति न रहकर एक हैवान के रूप में बदलते जा रहे हैं? क्या यही हमारी 21वीं सदी, यही हम लोगों को एक सीख दे रही है क्या? बहरहाल सब वैसे नहीं है, लेकिन क्या केवल मोमबत्तियां जलाने और इस प्रकार के जघन्यतम अपराध होने के बाद ही हम अपनी रैलियों को केवल संबोधित करते रहेंगे, या वैसे लोगों को हम समाज से, अपने मन से, अपने दिल से निकाल कर बाहर फेंकने का काम करेंगे जो ऐसे विचारों से ओतप्रोत है और ऐसे कुकृत्यों को अंजाम देने के बाद थोड़ा सा भी हिचकते नहीं। आज हम पूरा मामला बात करेंगे कोलकाता जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। उसको उसके सिर को इतना लड़ाया जाता है कि उनके आँख में चश्मा पहनती है, उस चश्मे का ग्लास टूट जाता है और वो ग्लास उनके आँखों में धंस जाता है। आँखों से खून निकलता रहता है, हड्डियाँ टूट जाती है और यहाँ तक कि वहाँ पर डॉक्टर एसोसिएशन के हेड गोस्वामी बताते हैं कि जो उनमें सीमेन पोस्टमार्टम के बाद पाया गया वह किसी एक व्यक्ति का ना हो ही नहीं सकता है। निश्चित तौर पर उनके साथ रेप नहीं, गैंगरेप किया गया है। बहरहाल मामला क्या है इस पर भी हमने बात किया था, लेकिन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोमोट स्वतः संज्ञान लेते हुए एक निर्देश जारी किया है। निर्देश में क्या क्या बातें हैं, इन पूरी बातों को हम आइए इस वीडियो सेशन में जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो सेशन को प्रारंभ करने के पहले आइए इसके टाइटल को समझते हैं। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश जारी किए? जो कोलकाता में डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ है, रेप के बाद मर्डर कर दिया गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए क्या निर्देश जारी किया है, उस निर्देश को जानते हुए इस मामले में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको हम देखेंगे। वीडियो की रूपरेखा होगी, उसमें हम बात करेंगे कि खबर क्या है, खबर के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को जानेंगे, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद इससे संबंधित कानून को जानेंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जानते हुए इस पूरे वीडियो सेशन को हम वाइंड अप कर देंगे। आइए खबर को देखते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसके द्वारा कोलकाता यौन अपराध मामले में स्वतः संज्ञान प्रोमोटो लिया गया। मामले की सुनवाई, कुछ विशेष दिशा निर्देश किए गए। जो मामले की सुनवाई हो रही है उसके लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उस दिशा निर्देश को भी आइए हम समझते हैं। जजों की बेंच द्वारा सुनवाई की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ थे, JB पार्दीवाला थे और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे। जो निर्देश जारी किया गया है उस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज थे, जिसमें एक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। उसके अलावा 2 और जज थे जिनका नाम JB पार्दीवाला था और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा थे। अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, आइए दिशा निर्देशों पर हम बात करते हैं। आइए निर्देश को देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि राष्ट्रीय टास्क फोर्स का एक गठन किया जाए। नेशनल टास्क फोर्स NTF का एक गठन किया जाए। लेकिन NTF का गठन कैसे होगा? तो NTF के गठन में कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें जो हमारे वरिष्ठ डॉक्टर हो उनको शामिल किया जाए, जो सरकारी अधिकारी और मेडिकल एसोसिएशन के प्रमुख हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। कौन कौन इसमें शामिल हो? सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देश किया गया है कि एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स, नेशनल टास्क फोर्स गठित किया जाए और उस राष्ट्रीय टास्क फोर्स जो है, नेशनल टास्क फोर्स है, उसमें कौन कौन हो? वरिष्ठ डॉक्टर हो, सरकारी अधिकारी हो और मेडिकल एसोसिएशन, जो मेडिकल एसोसिएशन बनते हैं, संस्थाएं बनती हैं जो डॉक्टरों के हित की, मेडिकल से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके हित के लिए जो काम करती हैं, तो उनके जो प्रमुख हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI द्वारा जांच की प्रगति पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया है कि CBI जो जांच कर रही है, या पूरा जांच का जिम्मा CBI को मिला है, तो CBI इस जांच में क्या प्रगति हुई उसको भी आप हमको बताते रहें और निर्देशित करते रहें। उसके बाद कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे भारत में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों के संबंध में सिफारिशें करना। और यह भी बताया गया है कि जो कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के कौन कौन से तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं,
उनके बारे में भी संबंधित सिफारिश करना यह निर्देश में शामिल है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन पर भी एक सवाल लगाया है और कहा है कि प्रशासन को घटना को आत्महत्या के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई थी। जब 9 अगस्त की सुबह शव मिला अस्पताल में, तो प्रशासन के द्वारा यह बताने का प्रयास किया गया था कि यह रेप के बाद मर्डर नहीं था, यह आत्महत्या है। उनके घर वालों को भी पुलिस वालों ने यह बताया, लेकिन यह जब मामला पूरा तूल पकड़ता हुआ चला गया तो इसकी परतों पर परतें खुलती चली गई। तो उसी को ध्यानगत रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यह बहुत गलत बात है। जो मामला है उस मामले को सही आप बताते ही नहीं है। तो प्रशासन पर आरोप लगा है, प्रशासन पर सवाल खड़ा कर दिया गया है कि घटना को आत्महत्या के तौर पर क्यों पेश किया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि चिकित्सा पेशेवर हिंसा के प्रति संवेदनशील महिलाओं को लेकर चिंता, खास तौर पर अधिक सुरक्षा हेतु उपाय करने चाहिए। जो चिकित्सा में पेशेवर महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा खास तौर पर होनी चाहिए। अभी आप एक घटना देख रहे हैं, देहरादून में घटना हुई है यूपी की एक लड़की के साथ जो नर्स थी, उसके साथ भी इसी प्रकार के कृत्य किए गए हैं। और महिलाओं के साथ तो अत्याचार के मामले में पता न देश में क्या होता जा रहा है, कोई एक भी प्रांत अछूता नहीं रह गया है। इससे कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, चाहे वह निर्भया वाला कांड हो, चाहे मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाने वाला मामला हो, चाहे बिहार में दलित महिला के साथ हो, चाहे अभी देहरादून में जो खबर सुनने को आ रही है वो वाला मामला हो, चाहे कोलकाता रेप कांड हो। ऐसी घटनाएं इतनी हो रही है कि हमारा देश इन्हीं घटनाओं से शर्मसार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मेडिकल कॉलेजों में क्या करनी चाहिए सुरक्षा हेतु उपाय? तो मेडिकल कॉलेज, सार्वजनिक और निजी में रेजिडेंट डॉक्टरों और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को औपचारिक रूप से लोक सेवक घोषित किया जाना चाहिए। जो यह डॉक्टर हैं उनको किस श्रेणी में ला देना चाहिए? लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट। अब लोक सेवक के जो अधिकार होते हैं वो अधिकार इनको मिल जाएंगे और जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी मिलेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया है कि जो मेडिकल कॉलेज है, चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी हो, उसमें जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर हैं उनको औपचारिक रूप से लोक सेवक का दर्जा दे देना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश जारी किया है? अब सुरक्षा को ध्यानगत रखते हुए ये सब सारे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो नगर निगम के जितने अस्पतालों के परिसर में एक पुलिस चौकी अनिवार्य रूप से स्थापित की जानी चाहिए। जो नगर निगम के अस्पताल हैं उसमें एक पुलिस चौकी स्थापित कर दीजिए। पुलिस चौकी के 2 फायदे होंगे। एक तो सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, रात को ड्यूटी करने वाले जो डॉक्टर्स आते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, चाहे नर्स हो, जो भी मतलब सेवा देते हैं चिकित्सा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, तो उनको सुरक्षा प्रदान होगी। और दूसरी बात, जो एक्सीडेंटल केसेस आते हैं तो उसमें पुलिस रहेगी और इस मामले को अपना तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा और जो एक्सीडेंट जिसका होगा उसकी जान बचाई जा सकेगी। इसके कई मायने हैं। केवल पुलिस चौकी अगर अस्पताल में रहे तो उसके अलग अपने मायने होंगे और पूरी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। उसके बाद अस्पतालों में संस्थागत सुरक्षा का अभाव है, विश्राम के लिए कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह चिंता जाहिर की है कि जो अस्पताल हैं उसमें विश्राम के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का शिफ्ट है दिन में 2 बजे से रात के 12 बजे तक, 12 बजे के बाद वो घर जाता है, तो यह एक उसके लिए सुरक्षा का एक जिम्मा कौन लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि जो अस्पताल है उसमें विश्राम करने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आप एक व्यवस्था करिए ताकि जो डॉक्टर है 12 बजे 1 बजे अपनी ड्यूटी उनकी समाप्त होती है तो 3-4-5 घंटे वह चाहें तो वहां पर विश्राम कर सकते हैं। कानून पर आइए बात करते हैं। तो बलात्कार, जबरन यौन संबंध बनाना। जबरन मतलब अगर कोई, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके साथ अगर आप उसके बिना मर्जी के जबरन यौन संबंध स्थापित करते हैं तो यह बलात्कार की श्रेणी में आता है। पुरुष के साथ भी जबरन संबंध बनाना ये भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 63 के मुताबिक रेप किसी पुरुष द्वारा तब किया जाता है जब वह निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है।
अब वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कोई पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाता है और उसे रेप की श्रेणी में लाया जाता है। तो जो हमारा इससे संबंधित आईपीसी भारतीय न्याय संहिता की 2023 की धारा 63 क्या बताती है, तो यह कहती है कि जब वह यौन संबंध उस पुरुष के द्वारा उस महिला के साथ यौन संबंध किस स्थिति में बनाया गया हो कि वह बलात्कार की श्रेणी में आता हो, तो उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के बिना, उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर उसके साथ सेक्स किया गया हो, यौन संबंध स्थापित किया गया हो, तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। मृत्यु या चोट के भय का उपयोग करके प्राप्त की गई सहमति, जैसे कोई जा रहा है, उसको आप किडनैप कर लिए और कहे कि अगर आप हमारे साथ यौन संबंध नहीं बनाओगे तो हम आपको मार देंगे, घायल कर देंगे, तो उसके डर से अगर वह महिला उस व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करती है, संबंध से यहाँ पर अभिप्राय यौन संबंध से, तो वह भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ उसकी सहमत से, हालांकि उसकी सहमत धोखे से प्राप्त हो, अगर धोखे से उसकी सहमत प्राप्त हो जाती है और आप उसे बहला फुसला कर ले जाते हैं, वह सहमत दे देती है, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे आप नशीला पदार्थ उसको खिला दिए हो, चाहे स्थितियां जो भी हो, चाहे लालच देकर, तो ये भी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। साथ ही साथ उसकी सहमत से जब वह मानसिक अस्वस्थता हो, नशे में बेहोश होने की वजह हो, परिस्थिति समझने में असमर्थ हो, यह सारी कंडीशनें हैं। उसकी सहमत से आशय उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की, सहमत से आशय मतलब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, और तब वह सहमत भी दे देती है, और अगर आप उसके साथ यौन संबंध स्थापित करते हैं तो वह बलात्कार की श्रेणी में आता है। जब वह सहमत व्यक्त करने में असमर्थ हो, या वह सहमत व्यक्त करने में ही असमर्थ हो, उसे पता ही ना हो कि ये सब चीजें क्या होती है, और हाँ ना कहती चली जाए और आप उसके साथ संबंध स्थापित कर ले, यौन संबंध स्थापित कर दे, तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। और इसके तहत जो सजा होती है, सजा तो 7 साल 10 साल भी होती है, लेकिन जो अधिकतम सजा होती है वह जो हमारी आईपीसी की धारा 65, 66, 67, 68 और 69 इससे संबंधित है, और अधिकतम 20 वर्ष की सजा, उम्र कैद और यहाँ तक कि कई परिस्थितियों में मृत्युदंड भी दिया जाता है। इसके बाद और क्या प्रावधान है, आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। संबंधित कानून, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 क्या कहता है? बलात्कार की न्यूनतम सजा को 7 साल से बदलकर 10 साल कर दिया गया। जिन मामलों में पीड़ित की मृत्यु हुई उनमें न्यूनतम सजा को विधिवत बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। देखिए 2013 में आपराधिक कानून संशोधन पारित किया गया, उसमें यह व्यवस्था थी कि अगर किसी के साथ बलात्कार होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी सजा 20 वर्ष बढ़ा दी गई। अब यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, जिसको हम पॉक्सो एक्ट कहते हैं, इसमें क्या है? इसमें यह है कि यह अधिनियम बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने हेतु लाया गया है, और पॉक्सो अधिनियम ने सहमत की उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी है। पहले यह उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। मतलब 16 वर्ष तक की अगर कोई बालिका है, लड़की है, उसके साथ आप सेक्स करते हैं, यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो बलात्कार की श्रेणी में नहीं था। लेकिन यह जो संशोधन अधिनियम आया उसमें अब सहमत की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है, और अगर 18 वर्ष से कम उम्र के आप लड़की के साथ, बालिका के साथ अगर आप यौन संबंध स्थापित करते हैं तो आपको पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आपको बलात्कार की जो धाराएं होती हैं उसके तहत आपको अपराधी घोषित किया जाएगा। 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सभी यौन गतिविधियों को अपराध घोषित कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र के लोग, उसके जो भी आप यौन गतिविधि करेंगे वह सभी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 भी इससे संबंधित ही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 हमने जाना, पॉक्सो एक्ट को भी हमने जाना, और उससे संबंधित और भी कानून है किशोर न्याय अधिनियम 2015, जिसका पूरा नाम है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015। अब यह क्या कहता है कि 16 से 18 आयु वर्ग के नाबालिगों पर वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति है। जो 16 से 18 वर्ष के नाबालिग हैं वह उनके ऊपर अगर किसी प्रकार के भी यौन अपराध किए जाते हैं तो उसके वह वयस्कों पर मुकदमा चला सकते हैं, यह कानून कहता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की, तो पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह मामला 1984 में आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निचली न्यायपालिका को
बलात्कार के कृत्य पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया, न कि पीड़िता के चरित्र पर। पहले एक मामला आया था जिसमें लोगों को बरी कर दिया गया था, पंजाब राज्य से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें जो निचली अदालत थी उसने बलात्कारी को इस आधार पर छोड़ दिया था कि जिस महिला के साथ यह यौन की घटनाएं हुई है, यौन की कृत्य की घटनाएं हुई हैं, उस महिला का चरित्र अच्छा नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि महिला के चरित्र से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपका चरित्र कैसा है, आप क्यों इस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं, आप क्यों इनसे यौन अपराध कर रहे हैं। तो अगर आप यौन अपराध करेंगे, चाहे वह महिला का चरित्र कैसा भी होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली घरेलू कामकाजी महिला बनाम भारत संघ का मामला आया 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायतकर्ताओं को कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, पुलिस स्टेशन पर वकील की कानूनी सहायता और मार्गदर्शन सुनिश्चित करना, बलात्कार के मुकदमों में पीड़िता की पहचान गुप्त रखना। जो बलात्कार, अब देखे होंगे कि जो बलात्कार जिस महिला के साथ होता है, पीड़िता के साथ होता है, चाहे वह महिला हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे बालिका हो, चाहे लड़की हो, अगर उसके साथ इस प्रकार के कृत्य किए जाते हैं, भगवान न करे भारत में या किसी पूरे विश्व के किसी भी स्थल पर इस प्रकार की घटनाएं सुनने को आए, देखना तो दूर है, तो उसके नाम को छुपाया जाएगा, नाम को गुप्त रखा जाएगा, ताकि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कोई आंच न आए। उसके बाद आपराधिक क्षतिपूर्ति बोर्ड की स्थापना करना, बलात्कार पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा प्रदान करना। यही कारण था कि जो निर्भया केस हुआ था उसमें जो बलात्कार पीड़िता के परिवार था उसको मुआवजा दिया गया है। यदि बलात्कार के कारण पीड़िता गर्भवती हो जाती है तो उसे चिकित्सा सहायता प्रदान करना, तो गर्भपात की अनुमति देना। अगर बलात्कार के दौरान जो पीड़िता है वह प्रेग्नेंट हो जाती है तो गर्भपात की अनुमति देना और उसके उपचार की व्यवस्था करना, यह है पूरा मामला। आपको ये हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है, कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि इस प्रकार के अपराधों को, कृत्यों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। क्या हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? क्या पूरा मामला कानून ही देखेगा? और अगर कानून देखेगा तो कानून का काम क्या है? अपराध होने के बाद दोषियों को सजा देना, लेकिन जिस पर यह अपराध हो जाता है, जो पीड़ित हो जाता है, जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार पर क्या बीतता होगा, या जिसके साथ इस प्रकार के अपराध और कुकृत्य किए जाते हैं और अगर उनका नाम उजागर हो जाता है तो उनकी सामाजिक स्थिति कैसी रहती होगी, जरा विचार कीजिएगा। आपको अगर हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।